ये कहानी माकोतो सुकिमिची की है, जो अपनी नॉर्मल सी हाई स्कूल लाइफ जी रहा होता है। पर एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब उसे पता लगता है कि उसके माता पिता ने उसे बेच दिया है और उसे खरीदने वाली एक गोडेस है। कहानी की शुरुआत में हम एक गोडेस को देखते हैं जो एक इंसान से कह रही होती है, मैंने तुम्हें खरीदा है तुम्हारे माता पिता से, पर लगता है मैंने एक कचरे को खरीद लिया है। अब समय है इस कचरे को फेंकने का। यहाँ पर हमें उस इंसान को भी दिखाया जाता है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर माकोतो सुकिमिची है। यहाँ पर इससे पहले कि माकोतो कुछ कह पाता, गोडेस माकोतो को नीचे फेंक देती है। गोडेस के यहाँ कहते से माकोतो सीधा आकर जमीन से टकराता है। माकोतो के गिरने से बहुत बड़ा धमाका होता है, पर हम देखते हैं कि माकोतो सरवाइव कर जाता है। यहाँ पर माकोतो मन में कहता है, गॉडेस, मॉम, डैड। गाइस, माकोतो यहाँ पर क्या करने की सोच रहा है ये तो हमें कहानी में आगे ही पता लगेगा। खैर, माकोतो को इस वर्ल्ड में आए हुए 3 दिन बीत चुके थे और अभी तक माकोतो अपने अलावा एक भी जिंदा चीज इस वर्ल्ड में नहीं देख पाया है। लेकिन तभी माकोतो को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। माकोतो को लगता है कि अब उसकी हीरो जर्नी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बेयरवुल्फ मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। यहाँ पर माकोतो सीधा भागते हुए उस वेयरवुल्फ मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। माकोतो के सिर्फ एक किक से वो वेयरवुल्फ के शरीर के आर पार हो जाता है। यहाँ पर वेयरवुल्फ मॉन्स्टर मर चुका था। माकोतो मुड़कर जैसे ही उस लड़की को देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो चुका था, क्योंकि उसे पता लगता है कि वो लड़की एक पिग है। इसके बावजूद भी माकोतो उस पिग गर्ल से बात करने लगता है। यहाँ पर माकोतो को पता लगता है कि उस पिग गर्ल का नाम एमा है और वो असल में एक बलि है और उसे कल एक ड्रैगन को दिया जाएगा। यहाँ पर माकोतो जोश जोश में पिग गर्ल से वादा कर देता है कि वो उसकी लाइफ को जरूर बचाएगा। माकोतो की बात सुनकर पिग गर्ल की आंखों में खुशी आ जाती है, पर पिग गर्ल मन ही मन जानती थी कि माकोतो कभी भी ड्रैगन को नहीं हरा पाएगा। खैर, इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि वो पिग गर्ल माकोतो को अपने घर ले आती है। उस जगह पर 2 और पिग्स होते हैं और वो माकोतो को देखकर कह रहे होते हैं, क्या इंसान सच में इतने बदसूरत होते हैं भाई? नहीं यार, मैंने कहीं से पहले एक इंसान को देखा था। इतने बदसूरत भी नहीं होते वो। ये दोनों पिग ये सारी बातें अपनी पिगलिंग लैंग्वेज में कर रहे थे, पर सुखियोमी की पावर की वजह से माकोतो को इन दोनों की सारी बातें समझ आ रही थी। इसी बीच माकोतो हैरान हो जाता है कि एमा फूड सर्व करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। यह देखकर माकोतो एमा से पूछता है, क्या तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो? इस पर एमा कहती है, क्या इसमें कुछ हैरानी वाली बात है? एमा के यहाँ कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि माकोतो एमा से मैजिक करना सीख रहा होता है। यहाँ पर एमा सबसे पहले एक फायरबॉल को समन करती है और वो माकोतो से कहती है, सबसे पहले आप माना को फोकस करिए और फिर एक फायरबॉल को इमेजिन करिए। जैसे ही माकोतो ये करता है उसके हाथ में एक बहुत बड़ी फायरबॉल समन हो जाती है। जलने के डर से माकोतो उसे छोड़ देता है। फायरबॉल के इम्पैक्ट से चट्टान में होल हो जाता है। यह देखकर एमा हैरान हो जाती है और वो माकोतो का लेवल चेक करने लगती है। धमाके को देखकर बाकी पिगी भी इकट्ठे हो जाते हैं। वो भी माकोतो का लेवल देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं, पर जैसे ही माकोतो का लेवल आता है एमा हैरान हो जाती है और बाकी पिगी डिसअपॉइंट होकर वहां से चले जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि माकोतो का लेवल सिर्फ 1 होता है। उन्होंने आज तक किसी बच्चे तक का लेवल भी 1 नहीं देखा है। इसका मतलब माकोतो का लेवल इस वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट लेवल है। खैर, इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर, जहां पर हम माकोतो को कहीं जाता हुआ देखते हैं। हमें पता चलता है कि माकोतो अकेले ही शिंदा ड्रैगन को खत्म करने जा रहा है, क्योंकि वो गोडेस को साबित करना चाहता है कि वो भी हीरो बन सकता है। पर जैसे ही माकोतो ड्रैगन हिल पहुंचता है, ड्रैगन माकोतो के ऊपर हमला कर देता है।
माकोतो जैसे तैसे कर हमले को डोज करता है, पर माकोतो यहाँ पर कुछ देख नहीं पा रहा था क्योंकि ड्रैगन के आसपास बहुत ज्यादा मिस्ट होती है। यहाँ पर माकोतो अपने माना पर फोकस करने लगता है। माकोतो अपने अंदर गॉड की पावर को महसूस कर पा रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर माकोतो गॉड माना का इस्तेमाल कर ड्रैगन को सेंस कर लेता है और उसके ऊपर फायरबॉल से हमला कर देता है। फायरबॉल को आता हुआ देखकर ड्रैगन पहली बार माकोतो से बात करता है और हमें पता चलता है कि ये ड्रैगन असल में फीमेल है। और ये ड्रैगन माकोतो से कहता है, वैसे मानना पड़ेगा तुमने मेरी लोकेशन फाइंड आउट कर ली, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये कमजोर फायरबॉल मुझ पर एक स्क्रैच भी ला पाएंगी? यहाँ कहकर ड्रैगन उन फायरबॉल को अपने शरीर में लगने देती है, पर जैसे ही पहली फायरबॉल ड्रैगन के शरीर पर लगती है, ड्रैगन के शरीर पर एक बहुत गहरा घाव पड़ जाता है। ड्रैगन समझ जाती है कि अगर उसने सारी फायरबॉल को अपने शरीर में लगने दिया तो वो मारी जाएगी। यहाँ पर ड्रैगन जैसे तैसे कर सारी फायरबॉल को डोज कर लेती है। फायरबॉल को डोज कर बिना कोई देरी करे ड्रैगन माकोतो के ऊपर एक बैरियर बना देती है। यहाँ पर माकोतो इससे पहले कुछ समझ पाता कि माकोतो को फ्लैशबैक दिखने लगते हैं, जहाँ पर एक लड़की माकोतो को प्रपोज कर रही होती है। माकोतो इसी फ्लैशबैक को बार बार अलग अलग तरीके से देख रहा होता है, पर अचानक से माकोतो समझ जाता है कि ये उसकी मेमोरीज नहीं है, क्योंकि उसे आज तक किसी भी लड़की ने प्रपोज नहीं करा है। इसलिए माकोतो इस इल्यूजन से बाहर आने लगता है। इल्यूजन के साथ इल्यूजन बैरियर भी टूट जाता है, पर जैसे ही माकोतो बैरियर से बाहर आता है तो माकोतो अपने सामने ड्रैगन की बजाय एक लड़की को देखता है। शुरुआत में माकोतो को ये लड़की भी एक इल्यूजन लगती है, पर फिर वो लड़की अपना नाम तोमोए बताती है। पर तभी तोमोए माकोतो को समझाती है कि वो वही ड्रैगन है जिससे माकोतो कुछ देर पहले लड़ रहा था, पर अब वो माकोतो से लड़ना नहीं चाहती है, बल्कि वो माकोतो के साथ उसके आगे के एडवेंचर में उसके साथ जाना चाहती है। यहाँ पर माकोतो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ड्रैगन माकोतो के साथ क्यों जाना चाहती है। तोमोए अपने ड्रैगन फॉर्म में भी माकोतो से बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है। यहाँ पर तोमोए को बार बार रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर माकोतो एग्री कर देता है। माकोतो के एग्री करते ही तोमोए दी ड्रैगन अपने मैजिक स्पेल से माकोतो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है, जिससे तोमोए परमानेंटली ह्यूमन फॉर्म में बदल जाती है। ह्यूमन फॉर्म में बदलते ही तोमोए माकोतो से पहला वर्ड कहती है, मास्टर। तोमोए माकोतो की मेमोरीज को देख लेती है और उसके बाद माकोतो से कहती है, मैं भी समुराई बनना चाहती हूँ मास्टर। यहाँ पर माकोतो को समझ नहीं आता कि आखिर तोमोए को समुराई जैसे वर्ड के बारे में पता भी कैसे चला, क्या इस वर्ड में भी समुराई होते हैं। उसके बाद तोमोए कहती है कि कितने कूल होते हैं ना फाइटर्स, समुराई, निंजा, योद्धा। यहाँ पर माकोतो को पता लगता है कि असल में तोमोए उसकी मेमोरीज में ड्रामा देख रही है जो माकोतो ने अपने चाइल्डहुड में टीवी पे देखे थे, और तोमोए इन सब को रियल समझ रही है। यहाँ पर माकोतो कहता है, मैं तुम्हें समुराई बनना सिखा दूंगा, पर क्या तुम अपने कपड़े बदल सकती हो, क्योंकि इन कपड़ों से कुछ भी कवर नहीं हो रहा है। तो मैं जहाँ भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिख जा रहा है मुझे। इस पर तो मैं कह दिया, आप मेरे मास्टर हो, आप जो चाहो देख सकते हो, चिंता मत करो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। खैर इसके बाद तोमोए माकोतो से कहती है, मास्टर मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, और यहाँ कहकर तोमोए अपने आसपास मिस्ट समन करने लगती है। इसके बाद वो इस मिस्ट के अंदर एक डोमेन बना देती है। जैसे ही माकोतो तोमोए के साथ मिस्ट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि इस मिस्ट के अंदर तोमोए ने अपना खुद का ही एक वर्ल्ड बना रखा है। यहाँ पर माकोतो हैरान हो जाता है और वो तोमोए से पूछता है कि आखिर तुमने ये वर्ल्ड कैसे बनाया। इस पर तोमोए कहती है, मुझे भी नहीं पता मास्टर, ये मेरा डोमेन वर्ल्ड है मास्टर, ये पावर मेरे पास बचपन से थी। ये वर्ल्ड कई सालों से एक गैलेक्सी की तरह दिख रहा था, पर अभी अचानक से एक एग्रीकल्चर लैंड बन चुका है। यहाँ पर माकोतो रियलाइज करता है कि ये जगह उसे देखी लग रही है। फिर माकोतो को याद आता है कि ये जगह और कुछ नहीं, समुराई पीरियड का जापान है। बेसिकली डोमेन वर्ल्ड वैसे ही वर्ल्ड में चेंज हो जाता है जैसे वर्ल्ड में तोमोए रहना चाहती है। इस चीज को समझकर माकोतो सोचने लगता है कि अगर इस वर्ल्ड को तोमोए ने बनाया है, इसका मतलब तोमोए इस वर्ल्ड की गॉडेस है, ना कि रियल गॉडेस। यानी गॉडेस इस वर्ल्ड पर अपना कंट्रोल नहीं चला सकती। इसलिए माकोतो सोचता है अगर वो यहाँ पर टाउन बना पाया तो वो अपने आगे की प्रोग्रेस यहाँ पर करेगा, जिससे गॉडेस उस पर नजर नहीं रख पाएगी। अब यहाँ पर माकोतो सोच रहा होता है कि वो ये सारी चीज मन में सोच रहा है,
और असल में वो ये बड़बड़ा रहा था और तोमोई भी ये सब सुन लेती है। पर यहाँ पर तोमोई ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ नहीं सुना है। रहने की जगह न होने के कारण माकोतो तोमोई के साथ मिस्ट से बाहर आ जाता है। जैसे ही माकोतो मिस्ट से बाहर आता है वो अपने सामने एमा को देखता है। यहाँ पर एमा रोने लगती है और माकोतो से कहती है, माकोतो प्लीज तुम सीन द ग्रेट ड्रैगन से मत लड़ना, वो तुम्हें मार देगा। एमा की बात सुनकर तोमोई कहती है, हे पिगी तुम क्या मेरी बात कर रही हो? इस पर एमा कहती है, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ड्रैगन की बात कर रही हूँ। यह सुनकर तोमोई एमा को ड्रैगन फिंक्स दे देती है। ड्रैगन फिंक्स देखते ही एमा बेहोश हो जाती है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में एमा के टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था क्योंकि इनके अकॉर्डिंग शिंदा ड्रैगन मारा जा चुका है और एमा माकोतो को अपना प्रिंस समझ रही होती है। माकोतो के इस डिज्नी मूवी के दौरान ही हमें तोमोई को दिखाया जाता है जहाँ पर तोमोई कुछ सोच रही होती है और वो पिग्स के लीडर को कहती है, क्या तुम एक एग्रीकल्चर टाउन में रहना चाहोगे जहाँ पर तुम्हें कभी भी भूखा नहीं सोना होगा? इस पर पिग का लीडर हाँ कर देता है, क्यों नहीं। यहाँ पर तोमोई कुछ सोच रही होती है, हमें बताया नहीं चाहता कि वो क्या सोच रही है और इसी के साथ हमारा सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर माकोतो हैरान होता है क्योंकि वो देखता है कि सारे पिग्स ने अपने टाउन को खाली कर दिया है और वो कहीं मूव ऑन करने की तैयारी में है। यहाँ पर माकोतो तोमोई से पूछता है, हे तोमोई तुमने इनसे क्या कहा है, जल्दी बताओ मुझे। यहाँ पर तोमोई कहती है, ये हमारे टाउन चल रहे हैं और कुछ नहीं। इस पर माकोतो कहता है, पर तोमोई अगर उस जगह पर गोडेस ने मॉन्स्टर से हमला करा दिया तो इन सब की जान को खतरा हो जाएगा। माकोतो ये कहता ही है कि तभी माकोतो को पीछे से किक पड़ जाती है और एक छोटी सी बच्ची माकोतो से कहती है, इन सबको सेफ मैं रखूंगी। उस छोटी सी बच्ची को देखकर माकोतो कहता है कि ये तो तोमोई की तरह दिखती है। तो भाई तुमने एक रात में पिगी के साथ मिलकर एक बच्चा भी कर दिया? बिल्कुल नहीं मास्टर, बस ये मेरे फ्रेगमेंट से बनी एक पार्ट है। यह सुनकर माकोतो थोड़ा रिलैक्स होता है और कहता है, ओह फिर ठीक है। यहाँ पर तोमोई के बार बार कहने पर माकोतो एग्री कर देता है। यहाँ पर माकोतो को एग्री करते से ही तोमोई अपने मिस्ट मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर पूरे विलेज को वहां से सीधा अपने डोमेन वर्ल्ड में ट्रांसफर कर देती है। तोमोई के आ करते से ही हमारी कहानी कुछ हफ्ते आगे बढ़ जाती है और हमें डोमेन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर पिगीज ने इस वर्ल्ड को डेवलप करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर अब सारे पिग्स मिलकर इस वर्ल्ड को रहने लायक जगह बना रहे हैं। इन्हीं सब के बीच में हमें माकोतो को दिखाया जाता है जो अपने 5 मैजिक एलिमेंट को मास्टर करने की सोच रहा होता है। यहाँ पर माकोतो के 5 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, फायर, लैंड, विंड और डार्क मैजिक। यहाँ पर माकोतो सोच रहा होता है कि आखिर वो 5 एलिमेंट को कैसे मास्टर करे और वो अपनी वर्थ को कोडेस के सामने साबित करे। माकोतो फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि तोमोई उसके ब्रेन में ड्रामा देख रही थी और उसकी वजह से वो बार बार ड्रामा के बारे में ही सोच रहा था। इस चीज से चिढ़कर माकोतो तोमोई से कहता है, तुमने मेरे ब्रेन में आज के लिए बहुत टीवी देख ली, इसलिए और टीवी नहीं, और अब तुम जाकर पिगीज की हेल्प करो टाउन बिल्ड करने में। माकोतो के मना करने पर तोमोई क्यूट बनकर उसे मनाने की कोशिश करने लगती है, मास्टर प्लीज सिर्फ एक एपिसोड देखूंगी फिर चली जाऊंगी, ठीक है। पर यहाँ पर माकोतो साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर तोमोई समझ आती है कि ऐसे माकोतो नहीं मानने वाला है, इसलिए तोमोई कहती है, मास्टर मैंने आपकी मेमोरीज में कुछ हेंटाई नाम की चीज देखी थी, क्या मैं उसके बारे में पूरे टाउन में बता दूं सबको? यहाँ पर माकोतो हार मान जाता है और कहता है, ठीक है 2 एपिसोड देख लेना पर इसके बारे में आज के बाद फिर बात मत करना, ठीक है। माकोतो और तोमोई के इसी डील के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ एक बूढ़े इंसान को किसी स्पाइडर जैसे मॉन्स्टर से भागता हुआ देखते हैं। स्पाइडर मॉन्स्टर को दिखाते हुए हमारा सीन माकोतो पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर माकोतो पिगीज की टाउन बनाने में हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पर माकोतो जो वुड पिगीज से नहीं कट रही होती है उन्हें काटने में उनकी मदद कर रहा होता है। यहाँ पर पिगीज देखते हैं कि काफी हार्ड वुड्स को भी माकोतो सिर्फ अपने नाइफ की मदद से काट पा रहा होता है। इस चीज को देखकर पिगीज काफी हैरान हो जाते हैं। इसी बीच माकोतो की नजर एक पिगी की चोट पर जाती है। यहाँ पर माकोतो उस पिगी की चोट को हील करने के लिए अपना हीलिंग मैजिक का पहली बार इस्तेमाल करता है। यहाँ पर माकोतो रियलाइज करता है कि उसका हीलिंग मैजिक बहुत ज्यादा फास्ट है। पिगी इसको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर माकोतो ने विदाउट एन्चांटमेंट हीलिंग मैजिक कैसे इस्तेमाल किया। यहाँ पर माकोतो को भी नहीं पता होता है कि उसने ऐसा कैसे किया, पर माकोतो सुखयोमी गॉड को शुक्रिया अदा करता है। पर यहाँ पर माकोतो को एक बुरी खबर के बारे में भी पता लगता है।
कि वो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल अपने बॉडी पार्ट्स पर नहीं कर सकता है। माकोतो अपने हीलिंग मैजिक को समझ ही रहा होता है कि तभी वहां पर तोमोए आ जाती है और तोमोए के हाथ में हम उसी ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो स्पाइडर मॉन्स्टर से भाग रहा था। माकोतो धरती को हलते हुए महसूस करता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि तोमोए और उस ओल्ड पर्सन के पीछे पीछे वो स्पाइडर मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ चुकी है। स्पाइडर मॉन्स्टर को देखकर माकोतो तोमोए से कहता है, तोमोए जल्द से जल्द इस मॉन्स्टर को रोको वरना ये पूरे टाउन को बर्बाद कर देगा। तोमोए माकोतो से कहती है, मास्टर मैं नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं कि एक इंजर्ड ओल्ड पर्सन मेरे हाथों में है, मेरे पास स्वॉर्ड भी नहीं है और एक समुराई विदाउट स्वॉर्ड फाइट नहीं करता है। माकोतो समझ जाता है कि जरूर स्पाइडर मॉन्स्टर का लेवल तोमोए से ज्यादा होगा, इसी कारण तोमोए इस मॉन्स्टर से लड़कर मरना नहीं चाहती है। यहाँ पर माकोतो ये भी समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को हराना काफी मुश्किल होने वाला है, इसलिए माकोतो पहले भागने लगता है। यहाँ पर ओल्ड मैन से पता चलता है कि ये एक एंशंट मॉन्स्टर है। माकोतो काफी देर तक स्पाइडर के हमले डोज करता है, पर माकोतो को रियलाइज हो जाता है कि उसे स्पाइडर का सामना करना ही होगा, इसलिए माकोतो अपने नाइफ से स्पाइडर के काफी सारे पैरों को काट देता है। पर इस चीज से स्पाइडर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने पैरों को हील कर सीधा माकोतो पर हमला करती है और माकोतो को पेड़ से जकड़ देती है। यहाँ पर माकोतो की हड्डियां टूटने लग चुकी थी और माकोतो काफी इंजर्ड होने लगता है। यहाँ पर तोमोए को भी माकोतो की चिंता होने ही लगी थी, पर तभी माकोतो अपनी पावर्स को अनलीश कर देता है और इस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में माकोतो भी बेहोश हो जाता है। तभी तोमोए देखती है कि स्पाइडर धीरे धीरे कर उठने लगती है। यहाँ पर वो देखती है कि फिर से वो स्पाइडर माकोतो की तरफ आगे बढ़ रही है। तोमोए भी तेजी से स्पाइडर को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी तोमोए देखती है कि स्पाइडर ने माकोतो को पकड़ लिया है। तोमोए को लगता है कि वो माकोतो को नहीं बचा पाएगी, पर जैसे ही तोमोए स्पाइडर के पास पहुंचती है तो वो नोटिस करती है कि स्पाइडर माकोतो को हार्म करना नहीं चाह रही है, बल्कि स्पाइडर माकोतो के साथ कुछ और ही करना चाह रही है। खैर माकोतो की नई बंदी को दिखाते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में माकोतो को तोमोए अपने हीलिंग मैजिक से हील कर रही होती है। यहाँ पर कुछ समय बाद माकोतो को होश आता है और माकोतो अपने सामने एक लड़की को देखता है। माकोतो को याद नहीं आ रहा होता है कि ये लड़की कौन है। माकोतो उस लड़की से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो। इस पे वो लड़की कहती है, मेरा नाम मायो है और मैं वही स्पाइडर हूँ जिससे आप कुछ समय पहले लड़ रहे थे। इसी के साथ माया माकोतो को बताती है कि उसने माकोतो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जब वो बेहोश था। अब से वो भी ह्यूमन बॉडी में ही रहेगी और अपनी सोल और अपनी बॉडी को अपने मास्टर के सामने सर्व करेगी। अब यहाँ पर बॉडी वाला वर्ड बोलते हुए मायो काफी क्रीपी दिख रही होती है। इससे माकोतो डर जाता है क्योंकि माकोतो को मियो के लक्षण कुछ सही नहीं लग रहे हैं। माकोतो साफ साफ मियो की आंखों से हवस टपकता हुआ देख पा रहा होता है। इससे पहले कि मियो अपने मकसद में कामयाब होती, वहां पर तोमोए आ जाती है। तोमोए अपने साथ एक एल्डन को लेकर आई हुई होती है। एल्डन असल में वेपन मेकर होता है। तोमोए के कुछ कहने से पहले माकोतो कहता है कि इस लड़की से मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसने करवाया और क्यों करवाया। इस पर तोमोए कहती है, मैंने करवाया, पर असल में ये लड़की आपके साथ रहना चाहती थी स्पाइडर फॉर्म में। अब एक स्पाइडर आपके पीछे घूमती हुई अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया ताकि ये ह्यूमन फॉर्म में आ जाए और आप भी थोड़ा एंजॉय कर पाए। तोमोए की इन सारी बातों पर माकोतो अजीब सा फेस बना कर कहता है और इसी के साथ माकोतो तोमोए से पूछता है कि तुम्हें मुझसे कुछ काम था क्या। तोमोए कहती है, मास्टर ये एल्डन है, ये वेपन मेकर हैं और ये हमारे टाउन में सेटल होना चाहते हैं अपनी पूरी रेस के साथ, तो क्या हम इन्हें सेटल कर सकते हैं। इस पर माकोतो कहता है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, पर यहाँ पर तोमोए बहुत सारी कंडीशन रखना शुरू कर देती है कि आपको टैक्स देना होगा, आपको वेपन्स देने होंगे, आपकी रेसेस को हमारे लिए वॉर करनी होगी। यहाँ पर एल्डन इन सारी बातों पर एग्री कर जाते हैं और यहाँ पर माकोतो बेचारा कोने में सोच रहा होता है कि फिर मुझसे पूछा ही क्यों। माकोतो को दिखाते हुए सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं माकोतो कह रहा होता है
कि मैं अपने मॉम डैड के पाथ पर ही चलना चाहूंगा। मुझे जानना है वो क्या करते थे इस वर्ल्ड में। अब यहाँ पर इस चीज के लिए माकोतो कई दिन तक टाउन की खोज करने की कोशिश करता है। कई दिनों तक खोज करने के बावजूद भी माकोतो को कोई टाउन नहीं मिलता, इसलिए वो निराश होकर वापस अपने ही टाउन में आ जाता है। पर यहाँ पर तोमोए और मियो ने माकोतो के लिए एक बहुत बड़ी सेरेमनी कर रखी होती है, जहां पर डिसाइड हो रहा होता है कि माकोतो का नाम क्या होगा। पहला नाम होता है इनक्रेडिबल माकोतो, दूसरा नाम होता है कैप्टन माकोतो। यहाँ पर डिसाइड हो रहा होता है ऑडियंस वोट से कि कौन सा नाम चूज करा जाएगा, पर इन दोनों क्रिंज नामों को कोई ज्यादा वोट नहीं मिलता। आखिरी में एक और नाम सजेस्ट किया जाता है यंग मास्टर का, जिस पर काफी सारे लोग एग्री कर जाते हैं, क्योंकि इनक्रेडिबल माकोतो और कैप्टन माकोतो से तो ये नाम बेटर होता है। पर माकोतो को ये सब फ्लेशी नामों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। पर जैसे ही माकोतो मियो और तोमोए की तरफ देखता है और जैसे ही वो सारी ऑडियंस की तरफ देखता है, वो देखता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो ये नाम रख ले, इसलिए माकोतो ना चाहते हुए भी यंग मास्टर नाम रख लेता है। और अब से सारे लोग उसे यंग मास्टर के नाम से ही बुलाएंगे। नामकरण के साथ ही तोमोए माकोतो को बताती है कि उसने एक आर्मी भी तैयार कर ली है, ताकि हम अलग अलग किंगडम्स पर भी कब्जा कर सके। तोमोए के साथ साथ मियो भी कहती है कि मैंने भी अपनी आर्मी तैयार कर ली है और ये आपको अपनी लॉयल्टी और बॉडी दोनों देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन दोनों का हिटलर जैसा प्लान देखकर माकोतो डर जाता है और वहां से भाग जाता है और वो फिर से दोबारा विलेज ढूंढने की कोशिश करने लगता है। पर इस बार उसे कुछ घंटे बाद एक लड़की दिख जाती है, जो माकोतो को देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। उसका पीछा करते करते माकोतो भी विलेज के पास पहुंच जाता है, पर विलेज के सारे लोग माकोतो का चेहरा देखते से ही उसे वहां से भगाने लगते हैं। माकोतो को कुछ समझ नहीं आता, पर वो वहां से वापिस आ जाता है और वो मियो और तोमोए से कहता है, क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है? जिस पर तोमोए कहती है कि खैर आपकी शक्ल है तो वैसे बहुत वाहियात और बेहुदा, बट ये सिर्फ आपकी शक्ल की वजह से नहीं हो रहा है। आपका माना बहुत खतरनाक है। आपका मैजिक माना 5 से 6 डीमन लॉर्ड के बराबर है, जिस चीज को देखकर ही वो लोग डर रहे थे और आपको भगाना चाह रहे थे। तोमोए की बातें समझकर माकोतो तोमोए से कहता है, तो अब मैं क्या करूं? मैं अपने माना को कैसे कंप्रेस करूं? इस पर तोमोए कहती है, आप ऐसा कर सकते हैं। हमारे जो एडेंस हैं यानी वेपन मेकर्स, वो ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिससे आपका माना कंप्रेस हो सके। वो ऐसा करने में काफी माहिर है। वो पहले डीमन लॉर्ड के लिए ही काम किया करते थे, तो वो आपके लिए भी ऐसा ऑब्जेक्ट जरूर बना देंगे। तोमोए की बातें सुनकर माकोतो काफी खुश हो जाता है कि अब लोग उससे डर कर भागेंगे नहीं। और इसी सीन के साथ नेक्स्ट डे पर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर एडन माकोतो के लिए एक रिंग बना कर लाते हैं, जिसकी मदद से माकोतो का माना कंप्रेस हो सके। पर जैसे ही माकोतो उस रिंग को पहनता है, वो रिंग वेपराइज होकर धूल में बदल जाती है। यानी ये रिंग इतनी कैपेबल नहीं है कि वो माकोतो का माना कंप्रेस कर सके। अब इस चीज को देखकर एडन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो माकोतो से कहते हैं, यंग मास्टर, मैं एक ऐसी रिंग बनाकर लाऊंगा जो आपके पूरे माना को ही चूस लेगी, इवन इतना कि आप मर भी सकते हो। ये सब बातें सुनते सही हम माकोतो के चेहरे पर डर का माहौल देख सकते हैं और माकोतो के डरे हुए चेहरे को दिखाते हुए सीन शिफ्ट हो जाता है और 1 हफ्ते बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एडन माकोतो के लिए माना कंप्रेसर के लिए एक ब्रेसलेट बनाकर लाए हैं और यहाँ पर वो माकोतो से पहनने के लिए कह रहे होते हैं। शुरुआत में माकोतो डर रहा होता है, पर माकोतो माना कंप्रेशन के लिए इसे पहन लेता है और यहाँ पर माकोतो की जान नहीं जाती और माना भी कंप्रेस हो जाता है। यानी अब माकोतो विलेज में जा सकता है। पर अभी भले ही माकोतो का माना डरावना नहीं है, पर शक्ल डरावनी है, इसलिए माकोतो अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है ताकि उसके चेहरे से यहाँ के लोग ना डरे। पर यहाँ पर माकोतो मियो और तोमोए से पूछता है, तुम दोनों मेरे पीछे ह्यूमन टाउन क्यों चल रहे हो? इस पर तोमोए कहती है,
मैं आपकी सर्वेंट हूँ और मैं आपके साथ चलूंगी। और मियो कहती है और मैं आपको अपनी बॉडी सर्व करूंगी। खैर अगले सीन में तोमोए, माकोतो और मियो एडवेंचरर का बहाना बनाकर टाउन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर माकोतो देखता है कि यहाँ के लोग कितने सुंदर हैं और वो कहता है कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा अच्छे दिखते हैं। इस पर तोमोए कहती है ये अच्छे नहीं, आप बुरे दिखते हैं। तोमोए के इस सेविश रिप्लाई के बाद माकोतो, मियो और तोमोए एडवेंचरर गिल्ड पहुंच जाते हैं, जहां पर माकोतो एडवेंचरर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट से बात करने की कोशिश करने लगता है। पर यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट माकोतो की बातें नहीं समझ पा रही होती है, क्योंकि इस टाउन के लोग अलग तरह की लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। पर माकोतो यहाँ पर लिखकर रिसेप्शनिस्ट को समझाने की कोशिश करने लगता है। पर यहाँ पर मियो और तोमोए को ऐसा लगता है कि ये रिसेप्शनिस्ट जानबूझ के माकोतो से ज्यादा मेहनत करा रही है, इसलिए वो दोनों मिलकर रिसेप्शनिस्ट को डराने लगते हैं। माकोतो उन दोनों को शांत कराता है और रिसेप्शनिस्ट को जैसे तैसे कर समझा देता है कि वो इस गिल्ड में एनरोल करने आया है, यानी वो यहाँ पर रजिस्टर करना चाहता है। पर माकोतो कहता है कि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या वो बिना डॉक्यूमेंट्स के एंट्री करवा सकता है गिल्ड में। इस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको 2 वेरिफिकेशन तो जरूरी ही चाहिए होगा। पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होम टाउन वेरिफिकेशन और दूसरा मैजिक लेवल वेरिफिकेशन। आपका मैजिक लेवल वेरिफिकेशन तो गिल्ड में हो जाएगा, पर आपको होम टाउन वेरिफिकेशन अपने टाउन से ही करवाना होगा। रुकिए, मैं आपका मैजिक लेवल जो वेरिफिकेशन है वो अभी करवा सकती हूँ। माकोतो रिसेप्शनिस्ट की कंडीशन पर एग्री कर देता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि मैजिक लेवल वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जहां पर तोमोए का मैजिक लेवल 1200 के आसपास होता है, वहीं मियो का 1500 के आसपास। यहाँ पर तोमोए विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मियो का मैजिक लेवल उससे ज्यादा है। वो मियो से लड़ने लगती है और कहती है इस वेरिफिकेशन गैजेट में जरूर कोई दिक्कत है, मेरा मैजिक लेवल तुमसे कम हो ही नहीं सकता। पर यहाँ पर गिल्ड के बाकी लोग कहने लगते हैं कि आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे ही गिल्ड के नंबर 1 एडवेंचरर्स बन चुके हैं। गिल्ड का जो पहले नंबर 1 एडवेंचरर था उसका मैजिक लेवल 920 था और उसे ये सब हासिल करने में कई साल लगे थे, और आपका पहले से ही 1200 और 1500 मैजिक लेवल है, आप हमारे नंबर 1 एडवेंचरर हो। कह रही यहाँ पर मोए और तोमोए का मैजिक वेरिफिकेशन हो जाता है। अब बारी आती है माकोतो की। माकोतो जैसे ही अपने मैजिक वेरिफिकेशन के लिए हैंड आगे करता है तो उसका मैजिक लेवल मात्र 1 होता है। इस चीज से सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगा था कि मियो और तोमोए का मास्टर जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका मैजिक लेवल जरूर 2000 या फिर 3000 तक होगा, तभी तो ये दोनों इसे सर्व कर रही हैं। पर इसका लेवल तो मियो और तोमोए के आसपास भी नहीं है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि माकोतो जैसे वीक इंसान के लिए ये दोनों सर्व क्यों कर रही हैं। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माकोतो टाउन एक्सप्लोर कर रहा होता है और मियो अपनी बॉडी सर्व कर रही होती है। फिर इसी बीच उन्हें एक अनाथ लड़की दिखाई देती है और इसी वक्त के दौरान दूसरी तरफ तोमोए को रियलाइज होता है कि वो चारों तरफ से घिर चुकी है। यहाँ छोटी सी बच्ची को देखकर माकोतो मियो से कहता है जरा इससे बात करो, इसे क्या दिक्कत है। यहाँ पर मियो उस लड़की से बात करने लगती है। यहाँ पर वो काफी डरावने रूप में कहती है हे बच्ची, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। अब इस चीज से ऑफ कोर्स वो लड़की डर जाती है। यहाँ पर माकोतो मियो को डराता है और कहता है उससे इस तरह बात मत करो, वो छोटी बच्ची है, गुम गई है। रुको, खैर छोड़ो, मैं ही इससे बात करता हूँ। यहाँ कहकर माकोतो उस लड़की से कन्वर्सेट करने की कोशिश करने लगता है लिखकर, पर यहाँ पर वो लड़की इतनी डर चुकी थी कि वो माकोतो के गले लग जाती है। अब इन सारी चीजों को दूर से एक मिस्टीरियस पर्सन देख रहा होता है, वो ये सब देखकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर माकोतो और मियो उस लड़की को अपने रूम पर ले आते हैं। यहाँ पर माकोतो दोबारा लिखकर उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो इतनी रात को ऐसे सुनसान गलियों में क्यों घूम रही थी। यहाँ पर वो लड़की शुरुआत में तो कुछ नहीं बताती, पर माकोतो का अच्छा व्यवहार देकर उससे बताने लग जाती है। यहाँ पर वो बताती है कि 1 महीने पहले उसकी बहन जॉब ढूंढने के लिए बाहर निकली थी, पर वो उसके बाद आ ही नहीं। यहाँ पर वो रेंट पर रहते थे और उसके पास पैसे नहीं थे, तो मकान मालिक ने
उसे घर से बाहर निकाल दिया और तब से वो ऐसे ही भूखी प्यासी इस टाउन में घूम रही है। दूसरी तरफ तोमोई के ऊपर कुछ निंजाओं ने हमला कर दिया होता है, पर तोमोई के लिए वो निंजा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते, तो मैं उन्हें बहुत आसानी से हराने लगती है। यहाँ पर तोमोई के लिए चिंता की बात ये होती है कि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी खून नहीं बहाना है, इसलिए तोमोई अपना बहुत कम पोटेंशियल इस्तेमाल कर उन निंजाओं से लड़ रही होती है। पर आखिरी में तोमोई के हाथों 2 निंजा कट कर मारे जाते हैं और आखिरी में तोमोई एक निंजा को जिंदा भी पकड़ लेती है और तोमोई उस पकड़े हुए निंजा को सीधा रूम पर ले आती है, जहाँ पर माकोतो हैरान हो जाता है कि तोमोई ने किस प्राणी को उठाकर ले आई है। यहाँ पर तोमोई माकोतो को समझाती है कि उसके ऊपर कुछ निंजाओं ने हमला कर दिया था और उसमें से एक निंजा को उसने पकड़ लिया है, पता करने के लिए कि उसके ऊपर किसने हमला करवाया है। यहाँ पर तोमोई बहुत धीरे आवाज में कहती है, मास्टर मेरे हाथों 2 गाजर मूली कट गई इस लड़ाई के दौरान, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, मैंने उन दोनों गाजर मूली को दफना दिया है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तोमोई के 3rd क्लास बहाने को माकोतो पकड़ लेता है और वो तोमोई को बहुत डांटता है कि उसने फिर से 2 इंसानों की जान ले ली। और यहाँ पर माकोतो और तोमोई उस निंजा को देखने लगते हैं और यहाँ पर उस निंजा के कुछ 2 संतरों को देखकर माकोतो को पता लगता है कि ये निंजा एक लड़की है। यहाँ पर तोमोई अलग ही हैरान हो रही होती है कि इस लड़की के संतरा मेरे से बड़े कैसे हैं। तोमोई के संतरा कंपटीशन के बीच में वहां पर वो छोटी लड़की आ जाती है। यहाँ पर उस छोटी लड़की को देखकर माकोतो उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या? इस पर वो लड़की कहती है कि मैंने अपनी बड़ी बहन की ड्राइंग बनाई है जिससे आपको उसे ढूंढने में आसानी होगी। यहाँ पर ड्राइंग देखकर माकोतो थोड़ा हैरान होता है, पर उस छोटी लड़की की तारीफ करता है कि तुमने ये ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई है और हाँ, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो पास वाले कमरे में खाना है और अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो वहां पर एक बेड भी है जो खाली पड़ा है, तुम चाहो तो वहां पर सो सकती हो। अब यहाँ पर माकोतो की इन बातों को सुनकर तोमोई को रियलाइज होता है कि वो खाना उसका है और वो बेड भी उसका है, अब वो कहाँ पर सोएगी। माकोतो की बात मानकर वो छोटी लड़की रूम से बाहर चली जाती है। उस छोटी लड़की के रूम से बाहर जाते से ही माकोतो मियो को जल्दबाजी में बुला लेता है और वो मियो और तोमोई से कहता है कि हमें इस लड़की की बड़ी बहन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इस पर मियो और तोमोई कहती है, मास्टर कुछ देर में सुबह होने वाली है, उसके बाद हम उस लड़की को ढूंढने चले जाएंगे। अभी आगे कर जैसे ही वो माकोतो की आंखों में देखती है, वो देखकर पूरी तरह डर जाती हैं और वो माकोतो से कहती हैं, ठीक है मास्टर, हम अभी जाते हैं। रास्ते में चलते हुए मियो तोमोई से कहती है कि मुझे लगता है हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो मास्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इस छोटी बच्ची की बड़ी बहन से मास्टर इससे पहले भी मिल चुके हैं। उनके चेहरे पे चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस पर तोमोई कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने मास्टर की मेमोरीज देखी है और उनकी इस वर्ल्ड की मेमोरी में सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और सिर्फ एक पिग वुमेन है जिससे वो इस वर्ल्ड में पहली बार मिले थे, उसके अलावा कोई वुमेन नहीं है। मियो कहती है कि तुम मास्टर की मेमोरीज देख सकती हो, पर तोमोई ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की मास्टर के पिछले वर्ल्ड की मेमोरीज से हो। दूसरी तरफ ड्राइंग देखते हुए माकोतो कहता है, क्या ये वो है? मियो की इन बातों पर तोमोई कहती है, इन सब चीजों पर ध्यान देना छोड़ो और उस लड़की को ढूंढने पे ध्यान दो। और इसी तरह सुबह हो जाती है, जहाँ पर माकोतो उस छोटी बच्ची से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें घोड़ा गाड़ी चलाना आती है? इस पर छोटी बच्ची कहती है, हाँ बहुत अच्छी तरह से। क्या तुम्हें नहीं आती? इस पे माकोतो, अब हम एक डील करते हैं, तुम घोड़ा गाड़ी चलाना और मैं सामान बेच दूंगा और हम प्रॉफिट को 50-50 कर लेंगे, ठीक है ना? छोटी बच्ची को माकोतो की डील बहुत पसंद आती है और वो इस डील पर हाँ कर देती है और साथ ही में अपना नाम रियोको बता देती है। यहाँ पर रियोको और माकोतो अपने काम पर लग जाते हैं। इसी बीच हम रियोको की सिस्टर को देखते हैं जो अपने पास्ट को याद कर रही होती है कि कैसे वो इन सब चीजों में फंसी और कैसे उसने आखिरी बार अपनी छोटी बहन को देखा था। कि यहाँ पर रियोको की बहन ने बचने की सारी होप छोड़ दी थी। उसे लग रहा था कि बस अब उसकी मौत आने ही वाली है, पर मौत का तो पता नहीं। पर वहां पर तोमोई और मियो जाती हैं अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर कर। यहाँ पर उन्होंने मैजिक की मदद से काफी आसानी से रियोको की बहन को सेंस कर लिया था। रियोको की बहन के पास आकर मियो रियोको की बहन के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो काफी अच्छा महसूस करने लगती है। यहाँ पर मियो और तोमोई रियोको की बहन को वहां से ले जाने लगते हैं।
कि तभी चूसे हुए आम की शक्ल का एक हीरो आ जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ रियोको माकोतो से कहती है कि मैं कुछ घर भूल कर आ गई हूँ, मैं उसे लेने जा रही हूँ। पर माकोतो को यहाँ पर शक हो जाता है कि अचानक से रियोको को क्या चीज की कमी पड़ गई। वो इतनी देर से तो कुछ नहीं कह रही थी, इसलिए माकोतो रियोको के ऊपर एक मैजिक स्पेल डाल देता है जिसकी मदद से वो उसके ऊपर नजर रख सकता है। और फिर हम देखते हैं कि माकोतो का शक सही था। रियोको रूम जाने के बजाय एक गिल्ड में जाती है जहां पर वो गिल्ड मेंबर से बात कर रही होती है, जहां पर गिल्ड मेंबर रियोको से सवाल पूछ रहा था कि आखिर तुम किसके साथ घूम रही थी, जिसमें रियोको बताती है कि उन्होंने कल मेरी मदद करी थी, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। इस पर वो इंसान कहता है कि वो हमला मैंने ही कराया था, अगर तुमने जल्द से जल्द अपनी बहन का कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। और यह कहते हुए वो कहता है कि आज तुम कुछ सेल भी कर रही थी, क्या कर रही थी तुम? इस पर रियोको कहती है कि मैं उसी अननोन के साथ कुछ फ्रूट सेल कर रही थी, इससे हम दोनों ने 500 गोल्ड कॉइंस कमाए हैं, 250 वो मुझे दे देगा जिससे मैं कुछ हद तक कर्जा चुका पाऊंगी। इस पे वो इंसान रियोको से कहता है नहीं, तुम एक काम करो, तुम सारे पैसे चुरा कर भाग आओ, इससे तुम मुझे काफी कर्जा चुका पाओगी। अब इस चीज पर रियोको थोड़ी आनाकानी कर रही होती है, इसलिए वो इंसान अपने आदमियों से कहकर रियोको को और ज्यादा डरा धमका देता है कि अगर उसने पैसे चोरी नहीं करे तो वो उसकी बहन को मार देंगे। गिल्ड के उस मेंबर को देखकर मियो और तोमोए कहती हैं तुम्हें क्या चाहिए? इस पर वो हीरो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपना सही लेवल बताओ, क्योंकि 1000 से ऊपर लेवल होना पॉसिबल ही नहीं है। जल्द से जल्द सच बता दो कि तुम नंबर 1 हीरो नहीं हो, मैं हूं नंबर 1 हीरो। तुम्हारे झूठे लेवल की वजह से अब मैं नंबर 1 हीरो नहीं रहा हूं, तो अपना तुम सही लेवल बता दो, वरना तुम्हें 1000 से ऊपर वाले एडवेंचर मिलेंगे जिसमें तुम मारी जाओगी। अब इस बात पर मी और तुम्हें सोचती हैं कि ये क्या कह रहा है। इसी बीच वहां पर वो ही इंसान आ जाता है जो रियोको को डरा रहा था। असल में ये भी एक गिल्ड मेंबर है, यानी एक हीरो, और वो रियोको से ये सब करवा रहा है। खैर यहाँ पर मियो और तोमोए सोचती हैं कि अगर इस हीरो को उनके लेवल पर शक है तो क्यों ना अपना लेवल दिखा दिया जाए। अब यह डिसाइड करके मियो और तोमोए उस हीरो और उस हीरो के सारे दोस्तों की मियो और तोमोए मार मार कर बुरी हालत कर देते हैं। यहाँ पर सो कॉल्ड नंबर 1 हीरो की शकल की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि वो चेहरा कम और कुछ और ज्यादा लग रहा था। इस पूरे घमासान में गिल्ड ही उड़ जाती है, पर इसके बावजूद भी सो कॉल्ड हीरो नहीं मानता और वो रियोको की बड़ी बहन के गले पर चाकू रख देता है। मैंने आज तक इससे ज्यादा गधा इंसान नहीं देखा। अरे भाई, पहले ही तेरी शकल गधे हान जैसी हो गई है, पर नहीं, तुझे तो अभी भी नवाबी दिखानी है। अब होना क्या था, मियो और तोमोए पलक झपकते से ही रियोको की बहन को बचा लेते हैं और फिर से उस हीरो की हान तोड़ देते हैं। अब इससे पहले कि रियोको की बहन तोमोए और मियो को शुक्रिया अदा करती, मियो और तोमोए एक दूसरे से ही लड़ने लगती हैं कि उन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है और किसने ज्यादा लोगों को हराया। अब यहाँ पर मियो को बहस करता हुआ देखकर तोमोए आधे टाउन को तबाह कर देती है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो ज्यादा ताकतवर है। अब इस चीज को देखकर मियो भी बाकी बचे टाउन को भी तबाह कर देती है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो भी ऐसा कर सकती है। इस हरकत को करने के बाद वो दोनों बड़े संतरे वाली दीदी के पास जाकर उससे पूछने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है। रियोको की बहन यानी बड़े संतरे वाली दीदी समझ जाती है कि ये दोनों पागल हैं और उसे इन दोनों को इग्नोर कर कर अपनी बहन को ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। मियो और तोमोए के इस भले काम के कारण पूरा टाउन तबाह हो चुका था, इसलिए रियोको की बहन बहुत आसानी से रियोको को ढूंढ लेती है। अगले सीन में रियोको अपनी बड़ी बहन को माकोतो के पास ले आती है। यहाँ पर माकोतो सोचता है कि ये तो बिल्कुल उसकी तरह दिख रही है,
माकोतो किस लड़की की बात कर रहा है इसके बारे में वो रियोको की बहन जिसने अपना नाम रिनोन बताया है उससे कुछ नहीं कहता। अगले सीन में रियोको और उसकी बहन बहुत शांति से सो रही होती है। यहाँ पर माकोतो मियो से पूछता है, क्या तुम स्पाइडर सिल्क बना सकती हो जिसकी मदद से मैं किसी चीज को बांध सकूं, इतना कड़क बनाना कि तोमोए भी उसे नहीं काट सके। अब यहाँ पर मियो तोमोए का नाम सुनकर एक स्पाइडर सिल्क बना देती है जो बहुत कड़क होता है, पर माकोतो उसी सिल्क से मियो और तोमोए दोनों को ही बांध देता है और उनसे कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया रिनोन को बचाकर, पर तुम्हें इस टाउन को तबाह करने की परमिशन किसने दी? और यह कहकर माकोतो तीर से मियो और तोमोए दोनों को खिड़की से लटका देता है। टाउन की हालत देखकर माकोतो भाई सोच विचार में चले जाते हैं कि अगर इस टाउन की हालत के बारे में पता चल गया गोड और गोडेस को और ये पता चल गया कि इस टाउन की ये हालत मैंने की है तो मेरा क्या होगा। मैं तो हीरो बनने की सोच रहा था, पर मियो और तोमोए पूरी प्लानिंग करके आए हैं मुझे मोस्ट वांटेड विलन बनाने की। एपिसोड 5 की शुरुआत में पूरे टाउन की बर्बादी के बाद जितने एडवेंचरर्स बचे थे वो माकोतो के साथ मिलकर अगले टाउन पर मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर अगले टाउन की गिल्ड में आकर एडवेंचरर्स यहाँ पर एनरोल कराना चाह रहे होते हैं। यहाँ पर एडवेंचरर्स बताते हैं कि पिछला टाउन एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के हाथों तबाह हो चुका था। असल में ये एडवेंचरर्स अपनी मेमोरीज भूल चुके हैं, तो मोए ने उनके ऊपर मैजिक कर कर उनकी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया है। माकोतो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट को बता देता है कि उसकी गिल्ड जेसुया गिल्ड है। इस पर गिल्ड रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो टाउन बर्बाद हो चुका है और जेसुया गिल्ड में आपका नाम अभी तक जुड़ा नहीं था, तो आपको दोबारा गिल्ड में एनरोल कराना होगा। अब इस चीज पर माकोतो एग्री तो कर देता है, पर माकोतो को पता होता है कि इसका मतलब तोमोए और मियो का फिर से लेवल चेक होगा और इन सब में इन दोनों के बीच में फिर लड़ाई होगी और हो सकता है कि ये टाउन भी बर्बाद हो जाए। इसलिए माकोतो तोमोए के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि समुराई अकेले में ट्रेनिंग करके अपना लेवल बढ़ाते हैं, और तोमोए मुझे इस तरह के समुराई बहुत पसंद है। अब इस चीज से तोमोए बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो भी अकेले में पहाड़ों में ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाती है। खैर अब इससे माकोतो खुश है कि अब कम से कम टाउन तो बर्बाद नहीं होगा। तोमोए के जाने से मियो के मन में माकोतो के लेकर अलग ही लड्डू फूटने लगते हैं। बट अगले सीन में मियो के सारे लड्डू चूर चूर हो जाते हैं क्योंकि बाकी एडवेंचर्स माकोतो के साथ ही बाकी का सफर तय कर रहे होते हैं। कुछ देर सफर करने के बाद ही माकोतो और एडवेंचर्स का सामना मॉन्स्टर से हो जाता है। यहाँ पर मॉन्स्टर्स को देखकर एडवेंचरर्स डर जाते हैं, पर माकोतो मियो से कहता है, मियो क्या तुम इन लोगों का सामना कर सकती हो और इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकती हो? जल्द से जल्द हमें आगे जाना है, तुम कर सकती हो ना मियो मेरे लिए? यहाँ पर मियो माकोतो को साफ मना कर देती है कि मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं नहीं करने वाली। अब यहाँ पर मियो का मूड क्यों ठीक नहीं है माकोतो और हम सबको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए माकोतो दोबारा नहीं कहता और माकोतो खुद ही इन मॉन्स्टर से लड़ने जाने लगता है। यहाँ पर एडवेंचर्स को माकोतो पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता क्योंकि उन्हें पता है कि माकोतो का लेवल मात्र 1 है। ऐसे उन्हें लग रहा होता है कि माकोतो एक नल्ले की मौत मरने वाला है। माकोतो स्क्रीन पर लिखकर एडवेंचर्स से पूछता है, क्या इन मॉन्स्टर्स की कोई वीकनेस है? इस पर एडवेंचर्स बताते हैं कि इन मॉन्स्टर्स की वीकनेस इनके पेट है, वहां पर इनकी बॉडी काफी सॉफ्ट रहती है। यह सुनते से ही माकोतो बहुत सारी तीर चलाने लग जाता है। यहाँ पर माकोतो कुछ ही समय में सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। कुछ देर पहले जो एडवेंचरर्स माकोतो को नल्ला समझ रहे थे, अब वो माकोतो के हाथों मारे गए मॉन्स्टर्स के शरीर में से उनके ऑर्गन्स निकाल रहे थे ताकि वो बेच सके। इसी बीच माकोतो रियोको की बहन को देखकर कहता है, ये मैं इसे ये सब करते हुए नहीं देख सकता। माकोतो की फीलिंग से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। रियोको की बहन मॉन्स्टर्स के सारे ऑर्गन्स निकालती रहती है और वो सारे ऑर्गन्स निकाल लेती है। अगले सीन में माकोतो गिल्ड में एंटर कर जाता है और उसे गिल्ड पास भी मिल जाता है। यहाँ पर माकोतो पहला मिशन देखता है, जहाँ पर मिशन होता है एक रूबी मॉन्स्टर की आइस का।
यहाँ पर माकोतो को याद आता है कि उसने अभी एक रूबी मॉन्स्टर को मारा है, इसलिए वो वापस एडवेंचर्स के पास जाकर कुछ रूबी आइस ले लेता है। रूबी आइस लेकर माकोतो एडवेंचरस से कहता है क्यों ना हम हमारी इस जर्नी को एक लंच के साथ खत्म करें, है ना मायो? बिल्कुल मास्टर, क्यों नहीं। लंच का डिसाइड होने के बाद वो एडवेंचर्स माकोतो के पास के साथ अपना पास कनेक्ट कर लेते हैं। माकोतो इसके बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि अब इसके थ्रू वो कभी भी एक दूसरे से मैसेज पे बात कर सकेंगे और माकोतो अपनी लोकेशन भी उन्हें दे सकेगा। इस चीज से माकोतो थोड़ा हैरान हो जाता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक के अलावा भी टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में माकोतो और सारे एडवेंचरर्स को लंच करते हुए देखते हैं और माकोतो को लंच काफी पसंद आ रहा होता है। इसी के साथ सारे एडवेंचरर्स माकोतो को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। यहाँ पे लुइसा 108 सेकंड हेजल लेवल 114 एबिलिटी अल्केमी मास्टर। यहाँ पर हेजल काफी ड्रंक होता है, इसलिए वो माकोतो के काफी करीब आ जाता है। यहाँ पर एक लड़के के करीब आने के कारण भी मियो खूब जल रही होती है। टेड रेनिन लेवल 122 पावर स्टन। रेनिन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर माकोतो को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करती है। यहाँ पर माकोतो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और रेनिन को लो डिफिकल्टी में हरा देता है। फोर्थ एडवेंचरर तोबा एबिलिटी डार्क थीफ लेवल 125। तोबा के इंट्रोडक्शन के बाद तोबा माकोतो से कहती है क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ माकोतो? मैंने सुना है कि ट्रेडिंग लीडर बहुत खतरनाक होते हैं। क्या तुम नहीं जानते ट्रेडिंग लीडर्स के बारे में? तुम्हें छोड़ देना चाहिए ट्रेडिंग। तोबा की इस बात पर माकोतो कहता है चिंता मत करो तोबा, मैं संभाल लूंगा। माकोतो के इन शब्दों के दौरान हमें एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है। खैर लंच और डिनर दोनों खत्म हो जाते हैं और मियो और माकोतो वापस अपने रूम की तरफ लौट रहे होते हैं। यहाँ पर मियो काफी एक्साइटेड लग रही होती है क्योंकि उसे पता है कि तोमो यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब वो और माकोतो बिल्कुल अकेले होंगे। और इसी प्लान के साथ मियो जल्दी से रूम में आ जाती है और वो अपने बेड को तबाह करने की सोच रही होती है क्योंकि अगर उसका बेड तबाह हो गया तो वो और माकोतो एक ही बेड पर सो पाएंगे। यहाँ पर मियो मैजिक स्पेल तैयार कर लेती है अपने बेड को तबाह करने के लिए, पर तभी वहां पर माकोतो आ जाता है। माकोतो को देखकर मियो शर्माने लग जाती है। यहाँ पर मियो के कुछ कहने से पहले माकोतो मियो से कहता है हमें सुबह जल्दी उठना है, फिर हम हमारे लैंड पर वापस जाएंगे, ठीक है ना? और यह कहकर माकोतो सो जाता है। अब इस चीज को देखकर मियो का दिल चूर चूर हो जाता है और मियो मन में कहती है। खैर हम अगले सीन में माकोतो के टाउन को देखते हैं जो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। यहाँ पर माकोतो आते से तोमोए के मिनी वर्जन से मिलता है और साथ में पिगी गर्ल से। यहाँ पर माकोतो पिगी गर्ल और तोमोए के हाफ वर्जन से काफी फॉर्मली बात करता है। इस चीज से पिगी गर्ल गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, हम आपके सर्वेंट है और आपको हमें एज ए सर्वेंट ही ट्रीट करना चाहिए। इस पर माकोतो कहता है मैं ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसे ही बात किया करता था सबसे, तो मुझे तुमसे भी रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। इस पर पिगी गर्ल साफ साफ मना कर देती है कि आपको हमें एज ए सर्वेंट ही ट्रीट करना चाहिए। अब यहाँ पर माकोतो ना चाहते हुए भी इस बात पर एग्री कर जाता है। इसके बाद तोमोए की मिनी वर्जन माकोतो को पूरा टाउन घुमाने लगती है कि कैसे सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तोमोए की मिनी वर्जन माकोतो को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती है कि लिजर्ड अब आर्मी और सिक्योरिटी का काम संभालते हैं। स्पाइडर आर्मी सब लोगों की हेल्प करते हैं उनके कामों में। एडेंस यहाँ पर वेपर और कंस्ट्रक्शन का काम संभालते हैं और स्पाइडर आर्मी उनकी मदद करते हैं। और इस समय तीनों ग्रुप मिलकर माकोतो के लिए घर बना रहे हैं। इन्हीं बातों के बीच में माकोतो तोमोए के मिनी वर्जन से पूछता है क्या तुम अभी तक तोमोए से मिली हो? इस पर तोमोए की मिनी वर्जन मना कर देती है। माकोतो थोड़ा चिंता में पड़ जाता है कि आखिर तोमोए कहाँ गई है। इसी बीच एक बूढ़ा एडन बहुत तेजी से भागता हुआ माकोतो के पास आता है और माकोतो से कहता है आपको कैप्टन बुला रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि माकोतो एडन हेडक्वार्टर में आ जाता है। यहाँ पर वो सारे मिलकर माकोतो को आर्मर्स बता रहे होते हैं, पर माकोतो को इन सब में से किसी में भी दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए माकोतो उनको शुक्रिया अदा कर
इन आर्मर्स को लेने से मना कर देता है। इस चीज को सुनकर कि माकोतो उनके आर्मर्स नहीं लेना चाहता है, वो सारे एडेंस डिप्रेशन में आ जाते हैं। पर असल में माकोतो को आर्मर ना लेने का कारण ये होता है कि माकोतो को ये आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं, और वैसे भी माकोतो अपने आप को बहुत ज्यादा बदसूरत समझता है। खैर वो है भी बदसूरत, बट हाँ इसी कारण से माकोतो सोच रहा है कि वैसे ही वो काफी बदसूरत है, और अगर वो ऐसे आर्मर पहनेगा तो उससे कोई बात तक नहीं करेगा। इसलिए माकोतो इन स्ट्रॉन्ग आर्मर्स को नहीं लेना चाहता है। इसी बीच माकोतो की नजर पड़ती है इन आर्मर्स के बीच में एक नॉर्मल क्लॉथ आर्मर पर। माकोतो को वो आर्मर पसंद आ जाता है। माकोतो को पता लगता है कि इस आर्मर को एडन कैप्टन ने बनाया है, और ये कैप्टन और कोई नहीं, वही एडन है जिसने माकोतो के लिए माना कंप्रेशन रिंग बनाई थी। यहाँ पर माकोतो को वो एडन कैप्टन बताता है, यंग मास्टर ये कोई आम आर्मर नहीं है, ये लोगों का माना कंप्रेस कर पावर में बदलता है। अगर आपने इसे पहना तो आप मर भी सकते हैं। यहाँ पर एडन कैप्टन की पूरी बात सुनने से पहले ही माकोतो आर्मर को पहन लेता है, और वो जिंदा ही दिख रहा होता है। यहाँ पर एडन कैप्टन थोड़े हैरान होते हैं, पर वो माकोतो से कहते हैं, मुझे लगा ही था यंग मास्टर आपका माना लेवल काफी ज्यादा है। खैर अब आप माना फ्लो को चेंज करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर माकोतो एडन कैप्टन की बात मानकर अपने माना फ्लो को चेंज करता है। इससे आर्मर का कलर भी चेंज हो जाता है, वो कलर ब्लू से रेड हो जाता है। यहाँ पर एडन कैप्टन कहते हैं, आपका कलर रेड आया है, मतलब आपको आर्मर ने अभी के लिए फास्ट रनिंग की एबिलिटी दी है। आप जैसे जैसे माना को चेंज करेंगे आपको अलग अलग एबिलिटी मिलेगी इस आर्मर से। यहाँ पर अब माकोतो अपनी फास्ट स्पीड को चेक करने लगता है, और ये काफी ज्यादा फास्ट होती है। पर जैसे ही माकोतो और तेज भागने के लिए अपनी माना पावर्स को बढ़ाता है, वो आर्मर अपने पीक लिमिट पर आ जाता है, और वो आर्मर काम करना बंद कर देता है। अब इस चीज को देखकर एडन कैप्टन कहते हैं, यंग मास्टर चिंता मत करिए, मैं अगला आर्मर ऐसा बनाऊंगा जो आपके सारी माना पावर्स को चूस लेगा और आपको मार देगा। यहाँ पर माकोतो ये सब सुनकर कहता है, आखिर ये मुझे मारना क्यों चाहते हैं? इसके बाद मियो माकोतो को उसकी स्पाइडर फैमिली से मिलवाने ले जाती है, जहां पर माकोतो उनका डिनर देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस डिनर को जैसे ही माकोतो हाथ लगाता है उसका हाथ जल जाता है, वो इतना ज्यादा स्पाइसी होता है। यहाँ पर मियो के डैड कहते हैं, मुझे पता है यंग मास्टर आपको डिनर टेस्टी लग रहा होगा, पर आपको ग्लव्स पहनकर उठाना चाहिए, आपका हाथ जल सकता है। यहाँ पर माकोतो समझ जाता है कि ये खाना बहुत ज्यादा तीखा है। इसी बीच मियो कहती है, मास्टर ये खाना कितना टेस्टी है, मैं कब से अपने घर का बना खाना मिस कर रही थी। यहाँ पर माकोतो देखता है कि मियो के मुंह से धुएं निकल रहे हैं। अगले दिन गिल्ड रिसेप्शनिस्ट से एक अनजान आदमी पूछ रहा होता है कि आखिर रेम्ब्रेंट कंपनी की जॉब किसने ली है, आखिर वो कैसा दिखता है। यहाँ पर इसी सवाल के साथ हम माकोतो को देखते हैं जो रेम्ब्रेंट कंपनी के लीडर से बात कर रहा होता है। यहाँ पर रेम्ब्रेंट कंपनी का लीडर माकोतो से पूछता है कि आप कैसे हैं। यहाँ पर माकोतो लिख कर कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं आपसे लिख कर ही बात करूंगा। यहाँ पर रेम्ब्रेंट कंपनी का लीडर पूछता है कि आपकी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर माकोतो कहता है कि मैं आपकी हाई क्लास जॉब्स को लेना चाहता हूँ। इस पर रेम्ब्रेंट कंपनी का लीडर माकोतो की बेइज्जती करते हुए कहता है, आपका लेवल सिर्फ एक है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे बिल्कुल काम नहीं आएंगे। यह सुनते से ही माकोतो अपने एडवेंचर के दौरान इकट्ठे करे आइटम्स को दिखा देता है, जिसे देखकर रेम्ब्रेंट कंपनी का लीडर काफी हैरान हो जाता है। आखिर लेवल 1 का एडवेंचर इतने रेयर आइटम कैसे ला सकता है? कुछ भी हो ये मेरे काम आएगा। यहाँ पर रेम्ब्रेंट कंपनी का लीडर काफी पोलाइटली बात करने लगता है। इस चीज को देखकर माकोतो को लगता है कि रेम्ब्रेंट कंपनी का लीडर काफी अच्छा है। इसी दौरान रेम्ब्रेंट कंपनी के कुछ वर्कर्स आकर रेम्ब्रेंट कंपनी के लीडर से काफी इज्जत से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर माकोतो को लगता है कि रेम्ब्रेंट कंपनी का लीडर उनके वर्कर्स से काफी अच्छा बॉन्डिंग रखता है। कुछ देर ऐसे चलने के बाद रेम्ब्रेंट कंपनी का लीडर काफी पोलाइटली माकोतो को जॉब पर रख देता है और उसे कहता है कि वो उसकी ट्रेडिंग कंपनी बनाने में मदद करेगा और हाई लेवल जॉब्स भी देता रहेगा। और इसी के साथ वो माकोतो से कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपसे और भी ऐसे ही मिलता रहूं। यहाँ पर माकोतो के अंदर रेम्ब्रेंट कंपनी के लीडर के लिए काफी पॉजिटिव इमेज बन चुकी थी।
पर तभी माकुतो को शौक लगता है कि माकुतो को टेस्ट देना होगा हाई जॉब से पहले। यहाँ पर माकुतो पूरा परेशान हो चुका था क्योंकि वो नॉर्मल वर्ल्ड में एक बहुत ही बेरोजगार स्टूडेंट था जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करता था। यहाँ पर माकुतो श्योर हो जाता है कि वो पक्का फेल होने वाला है और उसका ट्रेडिंग कंपनी का पूरा आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। यहाँ पर माकुतो पहले से ही डरा होता है। साथ ही में माकुतो की किस्मत की वजह से उसे एक बहुत ही थर्ड क्लास नमूना एग्जामिनर मिल जाता है जो माकुतो को मोटिवेट करने के बजाय और डरा रहा होता है। ए बच्चे, मुझे तुम्हारे बारे में चेक करना है, आखिर लेवल 1 का स्टूडेंट ये टेस्ट क्यों दे रहा है। इसलिए मैंने अपनी लाइफ का सबसे हार्ड पेपर बनाया है। मैं तुम्हें 0 मार्क्स से फेल कर कर बॉस को बता दूंगा कि आपने गलत स्टूडेंट को चूज करा है। एंड हाँ, एक और आखिरी बात कि अगर तुम फेल भी हो जाओ तो बुरा मत मानना, क्योंकि 500 प्लस लेवल के एडवेंचर्स भी मेरे पेपर में आज तक 80% से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो तुम्हारा लेवल तो 1 ही है। तो डिप्रेस मत होना बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी बकवास करने के बाद फाइनली एग्जामिनर माकुतो को उसका एग्जाम पेपर दे देता है। पेपर को प्रॉपर्ली देखने के बाद माकुतो को एक शॉकिंग चीज के बारे में पता लगता है कि इस वर्ल्ड का स्टडी लेवल बहुत कम है। ये पेपर हार्ड है बट यूकेजी के बच्चों के लिए, क्योंकि इस पेपर को तो 10वीं में 10 बार फेल होने वाला बच्चा भी आसानी से पास कर सकता है। खैर, यहाँ पर मेरी बात क्यों हो रही है। और मेरे एनीमे में केमियो के साथ ही माकुतो अपना पेपर सोल्व कर देता है और वो एग्जामिनर को सबमिट करने लगता है। यहाँ पर एग्जामिनर माकुतो से कहता है, मैं जानता हूँ कि सवाल मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते, पर कम से कम ट्राई तो करो, क्या पता मैं 1 या 2 मार्क्स तुम्हें दे दूँ। माकुतो लिखकर कहता है कि मैंने सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। यहाँ पर एग्जामिनर को लगता है कि माकुतो बस क्वेश्चन पेपर से डर कर यहाँ से भागना चाहता है, पर जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर को देखता है तो माकुतो ने सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल सही सोल्व करी थी। इस चीज से एग्जामिनर शॉक हो चुका था और वो सोचता है, खैर कुछ भी हो, माकुतो अपने टेस्ट को पास कर चुका है। इसका मतलब माकुतो अपने ट्रेडिंग कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर अब लीगली काम कर पाएगा। और इसी के साथ हमारा सीन मियो पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर मियो माकुतो की मेमोरीज को देख रही होती है और इस चीज के बारे में तोमोय को पता लग जाता है। इस चीज के बारे में पता लगते से तोमोय सीधा मियो के पास पहुंच जाती है। खैर, इसी दौरान माकुतो भी ट्रेडिंग कंपनी की गुड न्यूज के साथ तोमोय किंगडम में आ चुका था। माकुतो मियो और तोमोय के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर इन दोनों का अलग ही मेलोड्रामा चल रहा है। मियो ड्रामा करते हुए कहती है, मास्टर मुझे बचा लीजिए, तोमोय मुझे मारना चाहती है, मैं तो सिर्फ अपनी रिसर्च कर रही थी आपकी मेमोरीज देखकर। इस चीज पर तोमोय कहती है, मास्टर ये झूठ बोल रही है, ये आपकी मेमोरीज में कोई रिसर्च नहीं कर रही थी, ये वहां पर एनिमेस और कार्टून देख रही थी। एनिमेस तक तो फिर भी ठीक था मास्टर, पर ये कार्टून के नाम पर डोरा दी अंधी एक्सप्लोरर को रास्ता बता रही थी। अपने आप को बचाने के लिए मियो फिर से मेलोड्रामा शुरू कर देती है और वो कहने लगती है, मास्टर मुझे पता है आप बस तोमोय का साथ दोगे क्योंकि वो आपको पहले मिली थी, आप मुझे तो अपना समझते ही नहीं, इसलिए मुझे पता है कि आप मुझे मेमोरीज नहीं देखने दोगे। यहाँ पर माकुतो पिघल जाता है और वो मियो से कहता है, चलो ठीक है मियो, तुम्हें जो भी मेमोरी देखनी है तुम देख सकती हो, जो कार्टून और शो देखना है देख सकती हो, बट प्लीज मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज में डोरा दी एक्सप्लोरर मत देखो प्लीज, ठीक है ना। तभी तोमोय भी कहती है, क्या मास्टर मैं भी ड्रामास देख सकती हूँ। इस चीज पर माकुतो कहता है, हम इस चीज पर टाउन में वापस जाकर बात करेंगे। माकुतो के इन शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर माकुतो मियो और तोमोय टाउन में वापस आ चुके होते हैं। यहाँ पर माकुतो मियो और तोमोय को ट्रेडिंग कंपनी के बारे में सब कुछ बता देता है। मियो और तोमोय माकुतो को बेस्ट ऑफ लक विश करती हैं कल की जॉब के लिए, और साथ ही में मियो और तोमोय कहती हैं, मास्टर आज का आपका दिन काफी अच्छा गया, क्यों ना आपकी रात भी बढ़िया बना दी जाए। मियो और तोमोय की रातें सही नहीं दिख रहे होते हैं, इसलिए माकुतो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं आज चेयर पर ही सो जाऊंगा। और इसी बीच माकुतो के एडवेंचर कार्ड पर हेजल का मैसेज आता है। यहाँ पर हेजल माकुतो की नेक्स्ट जॉब में पार्टनर होने वाला है। हेजल उन्हीं एडवेंचर्स में से जिनके साथ माकुतो इस टाउन में आया था, और हेजल एक एल्केमिस्ट है। इसका मतलब अगली जॉब किसी मेडिकल रिगार्डिंग ट्रेड के ऊपर ही होने वाली है। इसी के साथ हमारा सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर माकुतो हेजल से मिलता है और अपनी नेक्स्ट ट्रेडिंग जॉब के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर माकुतो और हेजल के ऊपर
नजर रखी जा रही थी। इसी के साथ हम एक मिस्टीरियस डॉक्टर को देखते हैं जिसे कैद खाने में बंद कर रखा होता है। यहाँ पर दो सिपाही उस डॉक्टर से किसी कर्स डिसीज का एंटीडोट मांग रहे होते हैं, पर वो डॉक्टर उसका एंटीडोट देने के लिए साफ मना कर देता है। इस चीज पर गुस्सा आकर वो सिपाही उस डॉक्टर को मार देते हैं और इस डॉक्टर की मौत के साथ ही हम डॉक्टर हेजल को देखते हैं, साथ में माकोतो को। इन दोनों का आज पहला दिन है एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंपनी में काम करने का। माकोतो और डॉक्टर हेजल के फर्स्ट डे जॉब इंट्रोडक्शन के लिए रेमब्रेंट कंपनी के लीडर अपने बटलर को ही अपॉइंट करवा देते हैं। बटलर यहाँ पर डॉक्टर हेजल और माकोतो को एक लैब में ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर हेजल का काम होता है एक कर्स डिसीज का एंटीडोट बनाने का, और यहाँ पर माकोतो को डॉक्टर हेजल की हेल्प करनी है एज असिस्टेंट। बटलर लेब इंट्रोड्यूस कर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हेजल अपनी मेडिसिन बनाने का काम शुरू करते हैं, पर यहाँ पर डॉक्टर हेजल मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो बार बार गोडेस का नाम ले रहे थे। इस चीज से माकोतो काफी इरिटेट हो चुका था, क्योंकि माकोतो की ये पूरी जर्नी ही गोडेस से बदला लेने के ऊपर है। इसलिए माकोतो अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है और बहुत ही तेजी से डॉक्टर हेजल के स्पेल को खत्म कर देता है। डॉक्टर हेजल को समझ नहीं आ रहा था कि बिना मैजिक स्पेल कंप्लीट करे आखिर मेडिसिन कैसे बन गई। यहाँ पर वो माकोतो से पूछते हैं, क्या तुमने देखा माकोतो यहाँ पर क्या हुआ? इस पर माकोतो कहता है, हाँ मैंने देखा डॉक्टर, आप कितने शानदार डॉक्टर हैं, आपने कुछ ही मिनटों में कर्स डिसीज की मेडिसिन बना ली। माकोतो की बात सुनकर डॉक्टर हेजल को लगता है कि हाँ हो सकता है कि उनकी मैजिक स्पेल की स्पीड बढ़ चुकी है। डॉक्टर हेजल ने एंटीडोट बना लिया था, इसलिए बटलर एंटीडोट को लेकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हेजल ने चुपके से 2 और एंटीडोट बना लिए थे अपने और माकोतो के लिए, कहीं ये डिसीज उन्हें न लग जाए। पर तभी बटलर वापिस आ जाते हैं। अब इस चीज से डॉक्टर हेजल डर जाते हैं और उनके हाथों से दोनों एंटीडोट छूट जाते हैं। माकोतो इन रेड एंटीडोट को बचाने के चक्कर में अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर देता है। अब यहाँ पर एंटीडोट बच जाते हैं, पर माकोतो का सिर नहीं, क्योंकि माकोतो की पावर की वजह से माकोतो दीवार में जाकर घुस जाता है। पर यहाँ पर माकोतो की ड्यूरेबिलिटी की वजह से माकोतो को ज्यादा चोट नहीं लगती। इसके बाद बटलर डॉक्टर हेजल और माकोतो को बताते हैं कि आखिर वो वापस रिटर्न क्यों आए हैं। यहाँ पर बटलर कहते हैं कंपनी लीडर पीटरसन जख्मी हो चुके हैं। अगले सीन में माकोतो और डॉक्टर हेजल कंपनी लीडर पीटरसन से उनके ऊपर हुए हमले के ऊपर सवाल पूछ रहे होते हैं। यहाँ पर वो पूछते हैं कि आपके साथ ये सब किसने किया। इस पर पीटरसन कहता है, मैं अपनी डॉटर्स और वाइफ को एंटीडोट देने गया था और उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। अब वो पूरी एनिमल्स बन चुकी हैं, मानो किसी तरह का मॉन्स्टर। पहले उन्हें सिर्फ बुखार आई थी, फिर उनके स्किन के बाल चले गए और अब उनकी पूरी स्किन एक मॉन्स्टर जैसी हो गई है। लग रहा है मैंने अपनी डॉटर और वाइफ को खो दिया, मैं उन्हें एंटीडोट नहीं दे पाऊंगा। यहाँ पर माकोतो के माइंड में पीटरसन को लेकर काफी पॉजिटिव इमेज होती है, इसलिए माकोतो डिसाइड करता है कि वो पीटरसन की एंटीडोट देने में हेल्प करेगा। यहाँ पर माकोतो पीटरसन से कहता है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कंपनी लीडर। यहाँ पर पीटरसन मना करने ही वाले होते हैं कि तभी बटलर पीटरसन को कहते हैं कि मुझे विश्वास है ये लड़का कर लेगा। बटलर के कहने पर पीटरसन एग्री कर जाते हैं और माकोतो को अपने वाइफ के रूम में ले जाते हैं। जैसे ही माकोतो पीटरसन की वाइफ के रूम में आता है तो हम सचमुच में एक ज़ॉम्बी को देखते हैं, और ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं पीटरसन की वाइफ होती है। यहाँ पर पीटरसन की वाइफ माकोतो को देखते से ही माकोतो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर माकोतो याद करता है कि उसकी बड़ी बहन भी कुछ इसी तरह के हमले किया करती थी सेल्फ डिफेंस सिखाने के दौरान। असल में माकोतो की बड़ी बहन एक जूडो चैंपियन रह चुकी है और वो अक्सर माकोतो को ऐसे पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल करते हुए माकोतो के ऊपर ऐसे हमले ट्राई किया करती रहती थी, इसलिए माकोतो को इन अटैक्स को काउंटर करना आता है। यहाँ पर माकोतो एक प्रॉपर फाइटिंग पोस्चर का इस्तेमाल कर उस ज़ॉम्बी को लो डिफिकल्टी के साथ धराशाही कर देता है। पीटरसन राइट टाइम देकर अपनी वाइफ को एंटीडोट पिला देते हैं
यहाँ पर एंटीडोट का असर भी दिखना शुरू हो जाता है और पीटरसन की वाइफ हील होने लगती है। इसका मतलब डॉक्टर हेजल ने एक कर्स डिसीज का एंटीडोट बना लिया है। यहाँ पर इस एंटीडोट का आगे इस्तेमाल पीटरसन अपनी दोनों डॉटर्स को सही करने में भी यूज करते हैं और इस चीज में भी माकोतो उनकी हेल्प करता है। कुछ देर बाद पीटरसन गोडेस का शुक्रिया अदा कर रहा होता है माकोतो जैसे इंसान को उसकी लाइफ में लाने के लिए, जिसकी वजह से उसकी फैमिली सरवाइव कर पाई है। यहाँ पर माकोतो चिढ़ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ करा उसने और डॉक्टर हेजल ने है, वो क्रेडिट गोडेस को मिल रहा है। खैर यहाँ पर माकोतो का आज का काम खत्म हो जाता है, इसलिए माकोतो वापस अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। इसी बीच माकोतो को तोमोए और मियो मिल जाते हैं। यहाँ पर तोमोए और मियो को देखकर माकोतो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, कि तभी वहीं पर उस इंसान का ग्रुप सामने आ जाता है जो अभी तक माकोतो और डॉक्टर हेजल का पीछा कर रहा था। यहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और ये सारे लोग माकोतो को मारना चाहते हैं। यहाँ पर माकोतो और हमें पता नहीं है कि वो लोग माकोतो को क्यों मारना चाहते हैं। खैर यहाँ पर हमें इस ग्रुप के लीडर का नाम पता लगता है और इसका नाम होता है लाइम। यहाँ पर लाइम मियो और तोमोए से कहता है कि तुम दोनों इस फाइट से बाहर निकल जाओ, तुम दोनों की ऐसे ही जान चली जाएगी। इसी बीच मियो लाइम से पूछती है क्या अगर मैं तुम्हारे साइड हो जाऊं तो मुझे कुछ रिवार्ड मिलेगा। इस पर लाइम कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तुम्हें पूरे 10 गोल्ड कॉइन दूंगा, मेरे साइड हो जाओ। यहाँ पर मियो लालच में आकर फाइट से दूर हट जाती है। खैर यहाँ पर असल में ये मियो का ही प्लान था, क्योंकि अगर मियो और तुम दोनों साथ में फाइट करते तो ये टाउन भी डिस्ट्रॉय हो जाता और इस चीज के बारे में माकोतो समझ जाता है और वो मनी मन मियो की तारीफ करता है। मियो के बिट्रेयल को देखकर तोमोए कहती है आप चिंता मत करिए मास्टर, मैं हूं ना आपके साइड और हमेशा रहूंगी। और यह कहकर तोमोए ग्रुप के सारे लोगों पर हमला कर देती है। यहाँ पर तोमोए ग्रुप के लोगों की बुरी हालत कर रही थी और माकोतो काफी ही आसानी से बाकी ग्रुप के लोगों के हमलों को डोज कर पा रहा था। इस चीज को देखकर लाइम हैरान हो जाता है कि आखिर इतने हाई लेवल एडवेंचर के हमले ये एक लेवल का बंदा कैसे डोज कर पा रहा है। धीरे धीरे कर तोमोए के पंचेस की वजह से लाइम के सारे ग्रुप मेंबर्स बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर आखिरी में सिर्फ लाइम और उसकी पार्टनर बचती है। तोमोए उसकी पार्टनर को भी बेहोश कर देती है और आखिर में यहाँ पर लाइम बचता। तोमोए की स्ट्रेंथ को देखकर लाइम अपने जीने की सारी होप खो देता है, पर तभी तोमोए लाइम की मेमोरीज देखने लगती है क्योंकि माकोतो जानना चाहता है कि लाइम एक एडवेंचरर होकर ये सब क्यों कर रहा है। तोमोए लाइम की मेमोरीज को देखने लगती है जहां पर मेजर पार्ट मेमोरी में सिर्फ ऑर्फनेज बच्चे ही दिख रहे होते हैं। यहाँ पर सारी मेमोरीज देखने के बाद तोमोए माकोतो से कहती है मास्टर ये इनोसेंट है, इसे पता ही नहीं है ये क्या कर रहा था। यह सुनकर माकोतो लाइम से कहता है क्या तुम ट्रूथ बताओगे। यहाँ पर लाइम बताने लगता है ये कहानी 7 महीने पहले शुरू हुई थी। एक दिन जब वो बार में बियर पी रहा था तब उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई थी। उस डॉक्टर से बात करने के दौरान उसे पता लगता है कि रेम्ब्रेंट कंपनी से जितना हेट वो करता है उतना ही हेट वो डॉक्टर भी करता है। गाइस हमें यहाँ पर बताया नहीं जाता कि लाइम आखिर रेम्ब्रेंट कंपनी को इतना हेट क्यों करता है, यह भी मिस्ट्री रखी गई है, पर कहानी में आगे धीरे धीरे कर हमें पता लग ही जाएगा। खैर यहाँ पर डॉक्टर भी रियलाइज करता है कि जितना हेट वो रेम्ब्रेंट कंपनी से करता है उतना ही लाइम करता है। इसलिए डॉक्टर लाइम को एक प्लान के बारे में बताता है कि अगर वो रेम्ब्रेंट कंपनी की पूरी फैमिली को डीप स्लीप में डाल देंगे तो रेम्ब्रेंट कंपनी धीरे धीरे कर बंद हो जाएगी और वो सब होना भी बंद हो जाएगा जो तुम्हें इतना दुख दे रहा है लाइम। यहाँ पर लाइम डॉक्टर के इस प्लान पर एग्री कर जाता है, पर पिछले कुछ महीनों पहले ही लाइम को पता लगा है कि वो मेडिसिन किसी को भी डीप स्लीप में नहीं डालते बल्कि धीरे धीरे कर उन्हें ज़ॉम्बी बना देते हैं। और इस बारे में डॉक्टर ने लाइम को बिल्कुल नहीं बताया था। वो लाइम इन सब चीजों में फंस चुका है और वो अब इनसे बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पर माकोतो तोमोए से पूछता है क्या ये सब कुछ सही कह रहा है, जिस पे तोमोए हाँ कर देती है। यहाँ पर माकोतो लाइम से कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। यहाँ पर लाइम हैरान हो जाता है कि माकोतो उसको जिंदा छोड़ रहा है, इसके बावजूद भी कि लाइम कुछ देर पहले ही माकोतो को मारना चाह रहा था और इस चीज के लिए लाइम माकोतो का बहुत देर तक शुक्रिया अदा करता है। इस दौरान लाइम
मियो के हाथों पकड़ा जाता है। यहाँ पर मियो लाइम से सारे पैसे छीन लेती है और कहती है, अभी तुम्हें काफी इंटरेस्ट भी चुकाना है, तुम वो भी चुका देना, मैं तुम्हारी साइड थी, याद है ना। यहाँ पर लाइम को समझ नहीं आ रहा था कि इसके साइड होने या ना होने से उसका क्या फायदा हुआ है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लाइम एक चट्टान के ऊपर चढ़कर ऑर्फनेज को देख रहा होता है। यहाँ पर तोमई भी आ जाती है और वो लाइम से कहती है, तुम इसी ऑर्फनेज में पले बड़े हो ना। यहाँ पर लाइम हैरान हो जाता है कि आखिर तोमई को कैसे पता चला कि वो एक ऑर्फनेज बॉय है, पर लाइम समझ जाता है और वो तोमई से कहता है, आप मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड हैं। यहाँ पर तोमई लाइम से पूछती है, आखिर अब तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि मियो ने लूट लिए हैं, और ना ही अब तुम्हें जॉब मिलेगी क्योंकि तुम एक तरह से क्रिमिनल बन चुके हो। तोमई की बात सुनकर लाइम कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, पर मैं किसी तरह से अकेले मैनेज कर ही लूंगा। आखिर में इतने सालों से भी तो यही कह रहा था, अकेले मैनेज। लाइम की बातें सुनकर तोमई कहती है, ये इमोशनल मोमेंट बनाना बंद करो, ठीक है। हे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यहाँ पर यह कहकर तोमई लाइम को एक कटाना दे देती है और कहती है, इस पतली स्वाट को कटाना कहते हैं। कटाना को समुराई इस्तेमाल करते हैं। अब समुराई, तुम बस इतना समझ लो कि एक दूसरे वर्ल्ड के लोग हैं, जहां पर एक जापान नाम की कंट्री है, वहां के पुराने जमाने के लोग इसे इस्तेमाल करते थे, बट ये काफी रेयर है, ठीक है। तोमई की इस बात पर लाइम कहता है, हाँ वो तो दिख रहा है, ये स्वॉर्ड बहुत महंगी लग रही है, क्या आप सच में मुझे ये फ्री में देना चाहती हैं। इस पर तोमई कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ। हे तुम्हें जॉब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जॉब दूंगी, क्यों ना तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ। तुम्हें यहाँ पर एक डिटेक्टिव का काम करना है, क्योंकि मैं और मियो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं इन सब में। और आखिरी बचे यंग मास्टर, उनकी शकल बिना मास्क के इतनी खतरनाक है कि लोग उनकी शकल से ही डर जाएंगे, इसलिए हमें एक डिटेक्टिव की नीड है। मैं तुम्हें काफी टाइम से फॉलो कर रही थी, तुम मास्टर के ऊपर काफी समय से नजर रख रहे थे और तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम्हारे नेगेटिव माना को मास्टर एक बार भी सेंस नहीं कर पाए, तुम सच में टैलेंटेड हो। यहाँ पर लाइम सोच रहा होता है कि उसे टीम में ज्वाइन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। वो ऐसे ही हाँ ना कर रहा होता है, पर तभी तोमई बहुत सारे गोल्ड कॉइंस लाइम को एडवांस पेमेंट के रूप में दे देती है और यहाँ पर एक ही झटके में लाइम डन कर देता है कि वो डिटेक्टिव की जॉब के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें पूछने वाली क्या बात है, माकुतो की गोडेस रिवेंज टीम में एक डिटेक्टिव की एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पर लाइम के हाँ करते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें पीटरसन को दिखाया जाता है, जो अपने बटलर से कह रहा होता है कि अगर माकुतो ने अपनी ट्रेडिंग कंपनी बना ली तो ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक होगा, क्योंकि उसके पास काफी पोटेंशियल है। इस पर बटलर कहता है, तो मास्टर क्या हम उसे खत्म कर दे। इस पर पीटरसन कहता है, अरे रुको, ऐसी हरकत करने की हमें जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तक ऐसे ही नहीं आया हूँ, मेरे पास काफी तरीके हैं। यहाँ पर पीटरसन और बटलर की ये सारी बातें खिड़की के पास खड़ी तोमई सब कुछ सुन लेती है और वो कहती है, जैसा लाइम की मेमोरी में देखा था ये लोग वैसे ही हैं, जरूर डॉक्टर के साथ भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया होगा, तभी डॉक्टर इनसे बदला लेना चाह रहा था।